नमस्कार। चौहान वंश एक ऐसा नाम जो भारतीय इतिहास में बहुत मायने रखता है। आज हम इस विश्लेषण में इनके उन अनसुलझे रहस्यों और एक विशाल साम्राज्य के शानदार इतिहास को समझेंगे, सीधे ऐतिहासिक स्रोतों और अभिलेखों के नजरिए से। तो चलिए इस महाकाव्य जैसी कहानी की कड़ियों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि असली सच्चाई क्या है। शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जिसने सदियों से इतिहासकारों को दो अलग अलग हिस्सों में बांट रखा है, और सच कहूं तो ये आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। क्या इस महान वंश का जन्म वाकई किसी पौराणिक अग्निकुंड से हुआ था, या फिर क्या ये सूर्य के वंशज हैं? उत्पत्ति के इन रहस्यों को समझना थोड़ा पेचीदा जरूर है, पर चलिए देखते हैं कि अलग अलग स्रोत इसके बारे में क्या कहते हैं। यहाँ पे हमारे सामने जो विवाद है वो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। देखिए, एक तरफ तो हमारा काव्यात्मक साहित्य है जो बखूबी ये दावा करता है कि चौहान वंश की उत्पत्ति एक मिथिकीय अग्निकुंड से हुई है, लेकिन दूसरी तरफ प्राचीन पत्थर और तांबे के अभिलेख बिल्कुल ही अलग कहानी बयां करते हैं। वो किसी अग्निकुंड की नहीं, बल्कि चाहमान नामक एक वास्तविक मानव संस्थापक और इस वंश के सूर्यवंशी होने की ओर इशारा करते हैं। तो अब सवाल उठता है कि आखिर सच क्या है? इस उलझन को सुलझाने के लिए हमें इन ऐतिहासिक साक्ष्यों की थोड़ी और गहराई से पड़ताल करनी होगी। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात पर ध्यान दीजिए। ये तीनों प्रमुख और बेहद मशहूर साहित्यिक ग्रंथ मजबूती से अग्निकुंड वाले सिद्धांत का ही समर्थन करते हैं। चाहे वो सूर्यमल जी द्वारा रचित वंश भास्कर हो, नयन चंद्र सूरी का हमीर महाकाव्य हो, या फिर चंद बरदाई द्वारा लिखा गया मशहूर पृथ्वीराज रासो, हमारा साहित्य पूरी तरह से इसी पौराणिक कथा के पक्ष में खड़ा नजर आता है। लेकिन ठहरिए, जब हम भौतिक रिकॉर्ड्स यानी इन पत्थरों और तांबे के अभिलेखों की तरफ मुड़ते हैं तो वे लगातार इन मिथकों को नकारते हैं। जैसे 1119 ईस्वी का सेवी ताम्रपत्र और 1178 का बरल अभिलेख, ये दोनों एक स्पष्ट मानव संस्थापक की तरफ इशारा करते हैं। और कमाल की बात तो ये है कि अजमेर अभिलेख विशेष रूप से ये बताता है कि इस राजवंश की उत्पत्ति खुद भगवान श्री राम के अंश से हुई है। तो इस सब में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या निकल कर आता है? जब बात तारीखों की आती है तो प्रसिद्ध बिजोलिया अभिलेख और प्रमुख इतिहासकार जेम्स टॉड की किताब राजस्थान का इतिहास दोनों आकर एक ही निष्कर्ष पर रुकते हैं। ये दोनों 551 ईस्वी को उस सटीक समय के रूप में चिन्हित करते हैं जब वासुदेव नाम के व्यक्ति ने आधिकारिक तौर पर चौहान वंश की नींव रखी थी। उत्पत्ति के इस उथल-पुथल से बाहर निकलकर आइए अब इस वंश के प्रारंभिक राजाओं के उदय पर नजर डालते हैं, जिन्होंने प्रतिहारों के सामंतों के रूप में शुरुआत करके इस साम्राज्य को जमीन से खड़ा किया। 551 ईस्वी के उस ठोस आधार से आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि राजा अजय राज ने अजमेर जैसे ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित नगर को बसाया। ये एक बहुत बड़ा कदम था। इनके बाद आते हैं राजा अर्णोराज, जिन्होंने वहां खूबसूरत आना सागर झील का निर्माण करवाया। एक छोटी सी दिलचस्प जानकारी ये भी है कि इसी जगह के ठीक पास सदियों बाद मुगल बादशाह जहांगीर ने अपने दौलत बाग का निर्माण करवाया था। है ना हैरत की बात कि इतिहास कैसे एक ही जगह पर बार बार लौटता है। खैर, निर्माण और विकास का ये दौर हमेशा के लिए नहीं रहा। अर्णोराज का शासनकाल एक बेहद खौफनाक और दुखद विश्वासघात के साथ खत्म हुआ। उनकी हत्या किसी दुश्मन ने नहीं, बल्कि उन्हीं के सगे बेटे जगदेव ने कर दी थी। अपने ही पिता की हत्या के इस घिनौने जुर्म की वजह से इतिहास के पन्नों में जगदेव को पितृहंता के एक बेहद काले और कलंकित नाम से जाना जाता है। उस अंधेरे अध्याय को पीछे छोड़ते हुए अब हम राजवंश के उस दौर में प्रवेश करते हैं जिसे सच में चौहानों का स्वर्ण युग कहा जा सकता है। ये विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें बीसल देव भी कहा जाता है, का समय था। इस नए युग का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला भू राजनीतिक बदलाव तब आया जब विग्रहराज चतुर्थ ने तोमर वंश के हाथों से दिल्ली का नियंत्रण बिल्कुल सफलतापूर्वक छीन लिया। सत्ता के इस नए केंद्र यानी दिल्ली को अपनी राजधानी बनाकर उन्होंने चौहान वंश के उस स्वर्ण काल की शुरुआत की, जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ये स्वर्ण युग सिर्फ फौज और राजनीतिक ताकत तक सीमित नहीं था। ये सांस्कृतिक रूप से भी बेहद समृद्ध था। खुद राजा विग्रहराज चतुर्थ संस्कृत के एक बेहतरीन विद्वान थे, जिन्होंने हरिकेली नाम के नाटक की रचना की।
और तो और उनके दरबार में नरपति नाल और सोमदेव जैसे साहित्यिक दिग्गज मौजूद थे। इन्होंने ही बीसलदेव रासो और ललित विग्रहराज जैसे महान ग्रंथों को जन्म दिया। इसके साथ ही अजमेर की भौतिक वास्तुकला एक ऐसी नाटकीय कहानी सुनाती है जो सीधे सीधे ये दर्शाती है कि सत्ता बदलने पर क्या कुछ बदल जाता है। विग्रहराज चतुर्थ द्वारा बनवाई गई एक भव्य संस्कृत पाठशाला से कहानी शुरू होती है, जिसे बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा नष्ट कर दिया गया, और फिर उसी जगह पर राजस्थान की पहली मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण हुआ। इमारतों के जरिए इतिहास का ये क्रमागत बदलाव सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। और अब हम साम्राज्य के उस आखिरी लेकिन सबसे मशहूर दौर की तरफ बढ़ते हैं, पृथ्वीराज चौहान और उनके अंतिम युद्ध। अपने दरबारी कवि चंदबरदाई के महाकाव्य पृथ्वीराज रासो के जरिए राय पिथोरा के रूप में हमेशा के लिए अमर हो चुके पृथ्वीराज चौहान एक ऐसी शख्सियत थे जिनका खौफ दूर दूर तक था। उन्होंने 1178 से लेकर 1192 ईस्वी तक शासन किया और बिना किसी डर के अपने साम्राज्य की सीमाओं का आक्रामक रूप से विस्तार किया। उनकी इस सैन्य ताकत का एक बिल्कुल साफ उदाहरण हमें 1182 ईस्वी में देखने को मिलता है। इस युद्ध में उन्होंने चंदेल वंश के राजा परमाल देव को बुरी तरह हराया था। दरअसल ये वही ऐतिहासिक और भयानक युद्ध था जिसमें बुंदेलखंड के महान और प्रसिद्ध सेनानायक आल्हा और ऊदल अपनी जान गंवा बैठे थे। लेकिन ठीक यहीं से साम्राज्य का आखिरी अध्याय शुरू होता है, एक ऐसा मोड़ जहां से सब कुछ बदल गया। तराइन के युद्ध इतिहास में एक विनाशकारी मोड़ बनकर आए। जरा पैमाने को समझिए। एक तरफ 1191 ईस्वी में तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी के खिलाफ एक विशाल ऐतिहासिक जीत मिलती है, लेकिन उसके ठीक 1 साल बाद 1192 में एक ऐसी भयंकर हार जिसके बाद पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। साम्राज्य अपने चरम से सीधे पतन की घाटी में गिर गया। इतिहास का ये पूरा विश्लेषण अंत में हमें एक बेहद गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। टूटे हुए पत्थर, एक दूसरे को काटते हुए ग्रंथ और वक्त के साथ धुंधली पड़ती कहानियां, आखिर इन सब के बीच हम आज इन गिरे हुए साम्राज्यों की सच्चाई को कैसे जोड़कर देख सकते हैं? ये एक ऐसा रहस्य है जो शायद हमेशा जिंदा रहेगा और हमें बार बार इन ऐतिहासिक पन्नों को पलटने पर मजबूर करता रहेगा।